पीछे भी प्रेस वार्ता करके भी और पब्लिकली डिमांड भी की थी कि वे 3 से 4 सीटें पिछड़ी जाति को पार्टी लड़ाए। तो राजनीति में तो कहते हैं कि जो पहले करता है वही पहले पाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झुंझुना मोदी जी ने चलाया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। बेसिकली तो वो पिछड़ी जाति नहीं है, उनको नोटिफिकेशन के साथ ये लेके आए, वो एक बढ़िया की सब कास्ट है। तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी का फायदा, तो उनको ओबीसी का फायदा क्यों नहीं मिलेगा जब उन्होंने एक बंदा दे ही दिया है। और एक सरकार ने मुख्यमंत्री की अदला बदली कर दी, तो क्या समाज ये मूर्ख है, ये समझता नहीं कि उनको नहीं पता कि 5 साल फिर हमारे को इस्तेमाल किया जाएगा। आज क्योंकि लोगों में जागृति आ गई है और इस जागृति का मोदी जी ने झूठ बोलकर इन लोगों को बहकाया। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के दिन हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस 9 लोकसभा की टिकटें कब अनाउंस करेगी। हो सकता है वो आज कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, लेकिन टिकटें किन को मिलेंगी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ हैं एडवोकेट अनिल सैनी जी, जो कांग्रेस के ओबीसी सेल के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं। सैनी साहब कांग्रेस पार्टी में रहकर पिछले 24 साल से ओबीसी समाज की आवाज़ बनकर इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उस संघर्ष का फल का समय आ गया है अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कितने ओबीसी समाज से कैंडिडेट्स को टिकटें मिलती हैं, फिर विधानसभा भी आ रहा है हरियाणा में, बात करेंगे। सैनी साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, अभी 9 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर अभी कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगी और आप पिछले 24 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हो कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। बाकी सारी बातें भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है ओबीसी समाज से 9 में से कितनों को टिकटें मिलने के आसार हैं? देखिए, पीछे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था राजस्थान में, तो उस समय कांग्रेस नेतृत्व में भी ये बात पुरजोर मांग उठी थी। खुद इवन पार्टी लीडरशिप ने भी ये बात उठाई थी कि ओबीसी को उनकी संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी पार्टी देगी। इसी संदर्भ में अब लोकसभा चुनाव है, तो हमने जो हमारी देश वाली बेल्ट है जिसमें रोहतक, झज्जर, जींद, पानीपत, सोनीपत, ये जो बेल्ट आती है, तो इसमें ये 2 पार्लियामेंट है, सोनीपत और रोहतक। हमने मांग की थी कि भाई रोहतक और सोनीपत में से एक सीट पिछड़ी जाति को चुनाव लड़ाया जाए। जब पिछड़े कहते तो ओबीसी आपका मतलब? ओबीसी पिछड़ी जातियों में करीब 67 जातियां आती हैं, जिनकी टोटल संख्या 38 से 40% टोटल आबादी हरियाणा के अंदर है। तो हमने ये मांग पार्टी से भी की, सोनीपत में भी, रोहतक में भी बड़े बड़े कार्यक्रम किए। उन कार्यक्रमों में भी पूरा समर्थन के साथ एजेंडा पास करके हाईकमान तक भी इस बात को हमने पहुंचाया। कोई सुनने वाला है कांग्रेस में ओबीसी समाज? देखिए, पार्टी अब फैसला जो टिकटों का फैसला होगा तो उससे पता लगेगा, पर हमें तो आशा है। लेकिन रोहतक की तो हुड्डा परिवार आपको पता है कि लगभग हर बच्चा जानता है कि हुड्डा परिवार को जाएगी। जहाँ तक सोनीपत की बात है, किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बार बार सुनाई पड़ा, सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि शायद जाट समाज से नहीं, वो शायद ब्राह्मण समाज से हैं और वो शायद इतने सोनीपत में एक्टिव भी नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का नाम सुनाई दे रहा है और आप बार बार मुद्दा उठा रहे हो। अधिवेशन में आपने कहा, हाईकमांड तक बात गई, तो और इसको तो हुड्डा का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, रोहतक, सोनीपत। तो ऐसे में ओबीसी समाज के साथ न्याय होगा? देखिए, हम राजनीति में सोशल हम एक्टिव रहे हैं समाज में, हमें किसी जाति का कोई विरोध नहीं है। हमारे सर्कल में हर जाति का व्यक्ति है। हम जब समाज में जाते हैं तो सब जगह आपस में उठ बैठ होती है। परंतु जिस वर्ग से मैं आता हूँ और ये वर्ग लगता है कि राजनीति से पिछड़ा हुआ है, और ये जो 18 विधानसभा हैं रोहतक और सोनीपत में, तो हमने इनका एक दोनों 18 विधानसभाओं का एक ज्वाइंट कार्यक्रम रोहतक में किया था, जिस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा जी को हमने आमंत्रित किया था, वो भी उसमें आई थी। और हमने एक मांग की थी कि भाई रोहतक और सोनीपत, हमारे को सोनीपत से किसी पिछड़े जाति को व्यक्ति को पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है तो उसका सीधा सीधा असर करनाल और रोहतक पे भी जाएगा।
आप लोग तो बात कर रहे हो, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो आप एक्टिविस्ट हो, वर्कर हो, नेता हो, वो तो आप लोग बात करो, लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया। 2 टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायाब सैनी, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने तो ये कर भी दिया। तो राजनीति में तो कहते हैं कि जो पहले करता है वही पहले पाता है। आप लोग तो अभी होगा नहीं होगा, और बीजेपी तो ये कर चुकी है, तो चुनावी फायदा तो बीजेपी उठाएगी ओबीसी समाज का। देखो, भारतीय जनता पार्टी 14 में सरकार बनाई थी। 14 से पहले से ही हम एक्टिव हैं इस वर्ग के लिए। उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में, एजेंडों में पिछड़ों के लिए हम ये कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था को ठीक किएंगे, जो इस तरह के जो मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक झुंझुना मोदी जी ने चलाया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। बेसिकली तो वो पिछड़ी जाति नहीं है, उनको नोटिफिकेशन के साथ ये लेके आए, वो एक बढ़िया की सब कास्ट है। और पिछड़े पूरे देश में 52% टोटल आबादी है इस देश में पिछड़ों की। और ये लोग सत्ता में आए, हरियाणा में सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी। इस 10 साल के टेन्योर में पिछड़ों के लिए क्या किया है? अब चुनावी समय में एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना सर छोटी बात नहीं है ये। नहीं, आप खुश हैं या नहीं हैं, आप मुझे दिल से बताइए। बेशक आप कांग्रेस, देखो 2 बातें हैं। मैं कांग्रेस का एक सच्चे हम कार्यकर्ता हैं, और किसी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो एक समाज होने के नाते खुशी तो होती है, इसमें कोई डर भय थोड़ी नहीं होता। तो जो परंतु भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी का फायदा, तो उनको ओबीसी का फायदा क्यों नहीं मिलेगा जब उन्होंने एक बंदा दे ही दिया है? उनको इसलिए फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ओबीसी वर्ग में बड़ी जागृति आ चुकी है। ओबीसी वर्ग बहुत ग्राउंड पे बड़ी पैनी निगाह से देख रहा है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, जागृति आ चुकी है, मुख्यमंत्री बन चुका है, फायदा तो लेंगे। वो पिछड़ी जाति के लोग भी, उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या लेना जब आम गरीब आदमी का, आम पिछड़ी जाति का, उनको रोजगार में, उनको सम्मान के नाम पे कुछ दिया नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री बना दिया तो अपने आप ही चीजें कम से कम सेट एक डायरेक्शन में तो चल पड़ी हैं। देखिए, आप इस बात को घुमा फिरा के मेरे से जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, मैं जो असली बात कह रहा हूँ आप उस पर थोड़ा सा कृपया ध्यान दें। पिछड़ी जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया है जी? मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ। रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा भेजा हुआ, फिर क्या कौन कितना बड़ा तीर चला दिया? आप ये राज्यसभा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनकी मूलभूत सुविधाओं से जो महरूम है, दूर है उनसे, उन सुविधाओं को लेने के लिए बेचारे वो लालायित हैं। और वोट के नाम पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 2019 में वोट किया था। आज तक वो चीज़ें जो जिस आशा से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, उनको आज तक नहीं मिली है। और चुनाव समय जब सिर पे आया और एक सरकार ने मुख्यमंत्री की अदला बदली कर दी, तो क्या समाज ये मूर्ख है, ये समझता नहीं कि उनको नहीं पता कि 5 साल फिर हमारे को इस्तेमाल किया जाएगा? रही बात दूसरी कांग्रेस की, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, एक सच्चे कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमान ने मुझे भी उत्तर प्रदेश का ओबीसी का प्रभारी बनाया। प्रियंका गांधी जी के साथ भी मैंने भी काम किया है। मैं अमेठी में भी इंचार्ज रहा हूँ, राहुल जी के चुनाव को हमने भी देखा है 2019 में। और हम हरियाणा के तमाम विधानसभा हैं, करीब 90 विधानसभा यहाँ पे, कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहाँ हमने पिछड़ों की संवाद बैठ के जनसभाएं, इनको मोबिलाइज और इनकी जागृति का काम हम पिछले 20-22 साल से कर रहे हैं। ये मान लें कि 9 लोकसभा में से कम 2 ओबीसी समाज को मिलेंगे। हमने पीछे भी प्रेस वार्ता करके भी और पब्लिकली डिमांड भी की थी कि वे 3 से 4 सीटें पिछड़ी जाति को पार्टी लड़ाए। अगर पार्टी इनको कुछ देगी नहीं तो ये पार्टी को वोट काहे की मिलेगी? तो आप ये हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जो पार्टी हाईकमान अधिवेशन में भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा है कि अब इनकी संख्या के हिसाब से इनको मकबूल हिस्सेदारी मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुना दिखाया है, तो हमारी पार्टी लीडरशिप को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना इसके लिए। ये माने 9 में से 3 से 4 सीट आप लोग मांग रहे हैं, अगर 3 से 4 सीट आपको मिलती हैं तो कांग्रेस ने कुछ किया। अगर नहीं देती है मान लीजिए, तो आप ये मान लेंगे कांग्रेस ओबीसी समाज की। देखिए, अभी टिकटों का फैसला होगा, फैसले के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। पर चूंकि हम कांग्रेस में हैं, हम तो कांग्रेस के प्लेटफार्म पे अपने हक और राइट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, बड़ी अड़चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी में क्या है? कौन रोक रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या कोई नेता है, हाईकमान नहीं समझ रहा है? देखिए 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी जी।
2005 से लेके वो 14 तक सरकार रही। उस दौरान सरकार के दौरान मैं सरकारी वकील था। सरकारी वकील रहते हुए मैंने प्रदेश में सैकड़ों मीटिंगें, सैकड़ों संवाद बैठकें की। ओबीसी का हमने उस दौरान भी एक मुद्दा उठाया था कि जो 27% की रिजर्वेशन पिछड़ों को दी गई है, उस 27% की रिजर्वेशन में जो क्लास 1 और 2 की पोस्ट है, उसमें भी आज पूरा रिजर्वेशन नहीं है। इस हिंदुस्तान में तमाम स्टेटों में एक हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां आज भी 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं दिया तो जा रहा। क्या 10 साल आपकी सरकारी मांग पूरी हुई? नहीं, हमारी अनदेखी हुई, हमारी कोई मांग नहीं। हम तो बार बार कहते रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस को इस वर्ग ने, क्योंकि दलित और पिछड़ा तो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, जिसकी टोटल आबादी हरियाणा में 60% के करीब है। इस वोट बैंक के दम पर कांग्रेस सत्ता में रही। हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब से लेकर आज तक ये वर्ग ही कांग्रेस के साथ रहा है। पर आज जिस प्रकार तो क्या कांग्रेस इनके साथ रही है? देखो, कांग्रेस वही तो डिमांड उठ रही है बार बार में। हमने कहा कि भाई इस वर्ग को कुछ मिलेगा आज, क्योंकि लोगों में जागृति आ गई है और इस जागृति का मोदी जी ने झूठ बोलकर इन लोगों को बहकाया। अब पिछड़ों को भी पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए क्या किया। तो मैं समझता हूं कि पार्टी अगर इस वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाए तो ये वर्ग आज बेचारा सड़कों पे बैठा है, इंतजार कर रहा है पार्टी का। ये पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के ये संघर्ष करना चाहते हैं। ये हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी सोच है, जिन्होंने 4000 किलोमीटर देश को अपने कदम ताल करके नाप दिया। तो जो जुनून उनका की छाप इन लोगों पे आगे पड़ी है, आज तो वो पूरी तैयारी के साथ मुड में है कि भाई राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के हम लड़ाई लड़ेंगे। सैनी साहब, ये बताइए, एक इंडिया ब्लॉक जो है वो एक मुद्दा उठा रहा है सेंसस का, कि हम सेंसस करवाएंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलेगा? 100% मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि पिछड़ों की आबादी के हिसाब से जो हिस्सेदारी की बात की जा रही है और जो इनकी संख्या है, वो एक्चुअल सेंसेक्स में जब इनकी जातिगत जनगणना होगी तो उसी से तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसकी कितनी संख्या है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप करीब 24 साल से एक्टिव हो, हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं, तो कितना परसेंटेज इनका बनता है, कितनी टिकटें ओबीसी समाज से मिलनी चाहिए? आप उसी से अंदाज़ा लगा लो, जब करीब 40% के प्रति ये आबादी है। किसी भी विधानसभा में आप चले जाओ, आप किसी भी पार्लियामेंट में चले जाओ, 8 लाख के करीब पिछड़ों की वोट सोनीपत में है, 7 लाख के करीब वोट रोहतक लोकसभा में, और किसी भी सबसे ज़्यादा वोट हमारी गुड़गांव पार्लियामेंट सीट पे है, 10.5 लाख के करीब पिछड़ों की वोट है। और बाकी जितनी सीट 7 सीटें बच गई है, किसी भी सीट पे 6-7 लाख से कम है। 40 सीटें मांग रहे हो 90 में से, आपका दावा बनता है? देखिए, दावा तो अभी हमने 3-4 सीटों के लिए लोकसभा में किया है। हाँ। कि हमारा राइट हमने क्योंकि मैं जिस एरिया में पढ़ता हूँ, हम इस देशवाड़ी बेल्ट में हैं, हमने कहा भी रोहतक और सोनीपत में से एक सीट सोनीपत पिछड़ों को लड़ा दीजिए। रोहतक की बात आप कम कर रहे हो, क्योंकि रोहतक में क्या दिक्कत? रोहतक क्यों नहीं हो सकता कोई भी ओबीसी समाज? नहीं, रोहतक भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, परंतु हमने डिमांड सोनीपत से की है। अच्छा सैनी साहब, एक ओबीसी समाज की हम चर्चा कर रहे हैं। एक ओबीसी समाज से एक बड़े नेता का नाम आता है राजकुमार सैनी, जो पहले कुरुक्षेत्र से एमपी भी रहे हैं, और अभी वो कांग्रेस पार्टी का उन्होंने समर्थन दिया राहुल गांधी के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। जब उनका नाम आया तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे आके सफाई देनी पड़ी कि भाई विपक्ष के तौर पे कोई भी हमारा समर्थन कर सकता है, पर वो कांग्रेस पार्टी में मतलब वैसे वेलकम नहीं है, हमने कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल नहीं किया है, या वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो पृष्ठभूमि थोड़ी सी 2016 वाली है। इसको आप कैसे देखते हो मुद्दे को? देखो, मैं तो आपसे पीछे आरक्षण के नाम पे दंगे हुए प्रदेश में, और प्रदेश की क्या स्थिति थी उस दौरान में, सारा हरियाणा बंद था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां फूंक दी गई। कुछ व्यक्तियों के बयानों की वजह से मीडिया में जो अनाप शनाप बोला जा रहा था, गैर जिम्मेदाराना बयान, जातिगत टिप्पणियां हो रही थी, आपसी भाईचारे को जिन व्यक्तियों की वजह से तार तार हुआ, एक यूपी से उठा के और एक हरियाणा के लोगों को कैसे प्लांट किया गया,
और ये भारतीय जनता पार्टी इसी मंशा से तमाम देश के जो अलग अलग भागों में राज्य हैं, उन राज्यों में कहीं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ मुसलमान कम्युनिटी के लोग नहीं थे तो यहाँ जाट और गैर जाट का मुद्दा उठा दिया। जिस प्रकार जो हमारा आपसी ताना बाना खराब हुआ है वो आज तक भी खराब है। आपस में अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों की, इवन मैं सैनी जाति से आता हूँ, मैं भी कहीं 4 आदमी बैठे हैं, हम जाके बैठना पड़ जाए तो लोग हमें देख के चुप हो जाते थे। मतलब इस प्रकार जहर भर दिया गया था। तो अगर किसी फैसले पे जाके कोई किसी तालमेल के पीछे हाईकमान को मिसगाइड किया जाता है तो वो हाईकमान देखे इस बारे में। नहीं, ठीक बात। अब आज ग्राउंड पे तो रिएक्शन तो है ही हर चीज़ का। जिन लोगों की वजह से हमारे आपसी जो सैकड़ों सालों से हमारा जो सामाजिक ताना बाना था, जो बुन के हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जिसको तैयार किया था, और उसको 1 मिनट में उसको खिल्ली की तरह उड़ा दिया गया। अच्छा, हम ओबीसी समाज की बात करें, ये मेरा आखिरी सवाल है। हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा जब से बना है, ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो जाट समाज से रहे हैं। हालांकि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो भजन लाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जाट समाज डोमिनेंस उन्हीं का है। तो हरियाणा में क्या कभी ऐसा भी हो सकता है अब कि ओबीसी समाज से, जैसे बीजेपी ने बना दिया, कांग्रेस भी कभी ओबीसी समाज के किसी नेता को मौका दे सकती है चीफ मिनिस्टर के बनने का? देखो, कांग्रेस में एक हायरार्की है, वो सारे फैसले हाईकमान करता है। इस बारे में वो हाईकमान के ऊपर है कि वो किसको आगे लाना चाहता है तो वो लेके, मतलब हेजिटेशन है, अभी पक्का नहीं है। देखिए वो तो फिर हाईकमान ही फैसला करता है ना इन चीज़ों का। अच्छा, जो ये इन फाइटिंग है कभी एसआर के ग्रुप की और हुड्डा गुट की, ये पार्टी को नुकसान करती है? देखो, नुकसान क्या है उसमें, दोनों पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। ये टिकटें डिले हो गई हैं, ये तो फ़ायदा का नुकसान ही तो हो रहा है। अब देखिए, वो टिकटें तो चुनाव जो लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, अब मैंने भी खुद सोनीपत से मांगी है। मैंने खुद कहा है कि भाई मुझे सोनीपत से पिछड़े के नाम पर हमें भी टिकट मिले। अगर हमें सोनीपत से पार्टी लड़ाती है तो 2-3 सीटों पे असर जाता है इसका। जब आप अगर किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो वो उन कम्युनिटी के लोग, उस वर्ग के, हम 20 साल से इस डिमांड्स को मजबूत हमने खड़ा किया है प्रदेश में, तो वो भी तो लोगों में एक मैसेज जाता है ना जिस चीज़ का। जी, हमने तो मजबूती से इन चीज़ों को उठाया है। जी। तो सैनी साहब, आपने हमसे बातचीत की, पूरी डिटेल में बातचीत की, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।